गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 7 इवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इवोल्यूशन मीन्स, पहले हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। सो इवोल्यूशन मीन्स द एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग और अनरोलिंग, एंड इन सिंपल टर्म्स इवोल्यूशन इज़ एन ऑर्डिनरी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कैसे हम देखेंगे अनफोल्ड करते जाएँ, अगर हम परत दर परत उसको हटाते जाएँ तो हमें धीरे धीरे जाके पता चलता है कि पहले कौन से ऑर्गेनिज्म आए, फिर उनसे कैसे कैसे चेंज होकर सेकेंड ऑर्गेनिज्म बना, फिर उनमें चेंज आके कैसे बने। तो हम धीरे धीरे उनको जो है अनफोल्ड करते जाएंगे तो हमें वो पता चलेगा कि कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बनी है। इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। सो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ? 20 बिलियन ईयर्स अगो, यानी जो है 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है। BYA, बया मीन्स बिलियन ईयर्स अगो, शॉर्ट में इसको BYA बया लिखा है। क्या हुआ? बिग बैंग थ्योरी हुई, एक्सप्लोजन, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, और उस टाइम पर टेम्परेचर धीरे धीरे जाके जो है वो कम हुआ। ग्रेविटेशन की वजह से जो गैसेस थी वो कंडेंस हुई, जैसे हाइड्रोजन हीलियम बना बाद में, फिर वो कंडेंस हुआ, उसमें से जाके फिर गैलेक्सीज़ बनी, जिसमें से हमारी एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है। सो ये मैंने सारा डाटा एक साथ लिख दिया ताकि आप इजीली लर्न कर लें। अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब आई? 4 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स अपने कौन कौन से हैं मैक्रोमोलिक्यूल? जैसे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स बने, कार्बोहाइड्रेट्स यानी न्यूक्लियोटाइड्स बने, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब बने। क्योंकि जब तक मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं बनेंगे तब तक सेल कैसे बनेगी? उसके बाद फर्स्ट सेल जो आई वो 2 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ साइन हो गए। अब है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो क्या क्या थ्योरी दी गई? पहला आया थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कि लाइफ वॉज क्रिएटेड बाय सुपर पावर इन 6 डेज, कि सुपर पावर थी कोई जिसने लाइफ को 6 दिन के अंदर डेवलप कर दिया। देयर इज़ नो चेंज इन टर्म्स ऑफ लाइफ, नो इवोल्यूशन, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है, सुपर पावर थी जिसने लाके यहाँ पे लाइफ को ऐसे कैसे ही 6 दिन में बना दिया। अर्थ इज़ 4000 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, स्पेशल क्रिएशन इसको नहीं माना गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है। नेक्स्ट आई थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ए बायोजेनेसिस मतलब जिसके पास लाइफ नहीं है, उसने आपस में मिलकर अपने आप ही जो जितने भी इनएनिमेट मैटर्स हैं उनसे ऐसे ही लाइफ ओरिजिनेट हो गई। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर स्पॉन्टेनियसली, अपने आप ही। एग्जाम्पल डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर, कोई भी था, सड़ी गली चीज़ें थी, स्ट्रॉ, मड, कुछ भी चीज़ें थी ऐसे ही जिससे कि लाइफ बन गई। डिसअप्रूव्ड बाय लुईस पास्चर, लुई पास्चर ने इसको डिसअप्रूव किया। उन्होंने अपना स्वान नेक एक्सपेरिमेंट दिया, जिसको हम थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस भी कहते हैं। कि उन्होंने क्या किया? लाइफ ओरिजिनेटेड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ जो ओरिजिनेट होती है वो पहले से जो लाइफ है उसी से ही डेवलप होती है। कैसे? उन्होंने एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को उबाल के रख दिया, और वो ओपन था जिससे एयर अंदर आ रहे थे, कुछ माइक्रोब अंदर आए जिनके लार्वी वहाँ डेवलप हो गए। अब उन्होंने नेक्स्ट फ्लास्क में क्या किया? उसका जो नेक था उसको बिल्कुल स्वान नेक की तरह कर दिया, और ये सारे प्री स्टरलाइज थे, यानी पहले से कोई भी माइक्रोब इसके अंदर नहीं था। तो जब ये ऐसे बना दिया तो जो ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर भी रखा गया, नहीं किल्ड ईस्ट जैसे रखी गई, अभी कोई लाइफ नहीं है। तो यहाँ पर तो लाइफ इसलिए ओरिजिनेट हो गई क्योंकि एयर थी, वहाँ से वो चीज़ें एंटर कर गई, माइक्रोब एंटर किया जिसके लार्वी डेवलप हुए। यहाँ पर कोई एंटर नहीं कर पाया, जो भी एंटर हुआ वो यहीं रह गया, इसलिए यहाँ पर लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो पाई। तो इन्होंने ये थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया कि स्पॉन्टेनियसली जनरेट होती है। इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है कि अपने आप जनरेट होती है। इन्होंने बोला कि नहीं, किससे आती है? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। उसके बाद कॉस्मोजॉइक थ्योरी, लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस। ये माना गया कि लाइफ जो है कहाँ से आई है? किसी आउटर स्पेस से आई है, वहाँ से लाके यहाँ पे कोई स्पोर्स डाल दिए गए जिसको बोलते हैं पेंस्पर्मिया। स्टेट दैट लाइफ इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, जो है वहाँ से लाके इसको यहाँ डाल दिया गया जिससे यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट हो गई। तो ये सारी जो थ्योरीज थी जिनको नहीं माना गया। उसके बाद आई थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन या ओपरेन हाल्डेन हाइपोथेसिस, जिसकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ could have come from pre-existing non-living organic matter। कैसे बनी है? पहले नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर बने हैं जैसे RNA, प्रोटीन, और उसके बाद उनसे जो है जाके केमिकल एवोल्यूशन हुआ, यानी ये आपस में कंबाइंड किए तब जाके लाइफ ओरिजिनेट हुई। इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। What was the stimulus that initiated the above डिस्कस केमिकल रिएक्शन ऑन द अर्थ? क्या स्टिमुलस था, किसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शंस हुए? द कंडीशन
प्रेजेंट ऑन द अर्ली अर्थ। क्या कंडीशंस थी, जो कंडीशंस थी जिसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शंस हुए, क्या क्या था? हाई टेम्परेचर था उस टाइम पर, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन तो थी ही नहीं बिल्कुल भी, कंटेनिंग मीथेन अमोनिया गैसेस थी, नो फ्री ऑक्सीजन, कोई भी फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। तो ये सारी कंडीशंस थी जिसकी वजह से ये केमिकल इवोल्यूशन हुआ। तो पहले फ्री एटम्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे थे। उसके बाद ये कंबाइंड हुए तो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने, हाइड्रोजन, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद लाइटनिंग और ये सब होती रिएक्शंस तो अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड बने, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। और माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हुए तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बने, और मैक्रोमोलिक्यूल से आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स बने। और उसके बाद फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट, यानी फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई, फर्स्ट लाइफ फॉर्म बनी। इन्हीं को कॉम्बिनेशन से काफ़ी टाइम लगा, उसके बाद इसमें ये लाइफ हुई। अब इसको एक्सपेरिमेंटली, इसको माना गया बट इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया यूरे एंड मिलर ने। उन्होंने सेम कंडीशन अपने लैब के अंदर क्रिएट की, वही टेम्परेचर क्रिएट किया इलेक्ट्रोड लगा के, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस पर क्वेश्चन आया नीट में, कितना टेम्परेचर था? 800 डिग्री सेल्सियस। किसने दिया? यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट है। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इलेक्ट्रोड से दिया। यहाँ पर बॉइलिंग वाटर था, तो वाटर तो ऐसे यहाँ पर स्टीम के फॉर्म में आ गया, यहाँ पर मीथेन, अमोनिया, वाटर यहाँ से आ गया, और हाइड्रोजन को देके यहाँ पर गैसेस को डाला गया, यहाँ पर उसको कूल डाउन किया गया, वाटर इन वाटर आउट करके कंडेंस किया गया। और यहाँ नीचे जो प्रोडक्ट इकट्ठे हुए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इकट्ठे हुए, जिसके अंदर क्या था? ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पारेटिक एसिड, ये सारे हमारे अमीनो एसिड्स बने। कितने दिन चला ये? 18 डेज़ ये एक्सपेरिमेंट चला, तब जाके ये अमीनो एसिड बने। तो उन्होंने कहा ऐसा ही उस टाइम पर हुआ होगा कि अमीनो एसिड बने और उनके बाद ये जाके लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो वही सेम इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। ऐसे ही इन्होंने मेटेओराइट में भी एनालिसिस किया कि मेटेओराइट के अंदर भी सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। सो केमिकल इवोल्यूशन मोर और लेस एक्सेप्टेड। तो केमिकल इवोल्यूशन जो थी जिसको एक्सेप्ट किया गया। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। अब लाइफ ओरिजिनेट हो गई है तो कैसे? एकदम से तो यूकैरियोट्स बनेंगे नहीं। पहले एनारोबिक हेटेरोट्रॉप्स आए क्योंकि ऑक्सीजन थी नहीं, फिर कैमो ऑटोट्रॉप्स आए जो केमिकल यूज़ करते थे जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड्स। उसके बाद एनऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स, इसमें ऑक्सीजन नहीं निकल रही थी। फिर ऑक्सीजनिक और फोटो ऑटोट्रॉप्स आई, यानी ऑक्सीजन रिलीज़ होने लगी, तब जाके फर्स्ट सेल यानी यूकैरियोट्स बने। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंसेस हमें कैसे मिले कि इवोल्यूशन हुआ है? सारी अनफोल्डिंग करने के बाद जो एविडेंस है, सबसे पहला है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, यानी फॉसिल्स के थ्रू। पैलेंटोलॉजी मतलब फॉसिल की स्टडी। जब फॉसिल की स्टडी की गई तो प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नेचर एंड नंबर ऑफ फॉसिल डिफर इन डिफरेंट लेयर्स। उन्होंने लेयर्स के अंदर प्रिजर्व फॉसिल्स देखे। फॉसिल क्या होता है? जो हमारा हार्ड पार्ट होता है वो या तो जैसे बोन है, शेल है, वो प्रिजर्व हो जाता है, या कोई सॉफ्ट पार्ट है तो उसका इंप्रेशन आ जाता है और वो प्रिजर्व रह जाता है। तो उनको जब लेयर पे लेयर हटाई गई, अनफोल्ड की गई, तब जाके उनको देखा गया। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर मिलते हैं हमको, तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आपको ये फॉसिल्स देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। अब मिसिंग लिंक का मीन्स क्या? कनेक्टिंग लिंक होता है जो दो फाइलम को कनेक्ट करता है। तभी हमें पता चला है कि एक फाइलम से दूसरे फाइलम में आया। तो आर्कियोटेरिक्स जो है वो कनेक्टिंग लिंक था रेप्टाइल और एव्स के बीच में, यानी इनके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक था कि रेप्टाइल से एवियन डेवलपमेंट हुआ है, यानी बर्ड्स का। बट अब ये है नहीं, इसलिए इसको हम मिसिंग लिंक बोलते हैं। तो अब इसमें क्या क्या करेक्टर थे? जो रेप्टिलियन के करेक्टर थे, बोन्स नॉट न्यूमेटिक। न्यूमेटिक मतलब खाली नहीं थी, क्योंकि बर्ड्स की बोन तो न्यूमेटिक होती हैं। जॉज विद टीथ, जॉज थे बट उसके अंदर टीथ थे, क्योंकि रेप्टाइल्स के पास टीथ हैं। बीक में यहाँ पे टीथ नहीं है बर्ड्स के। फिंगर्स विद क्लॉ, उसके फिंगर्स के साथ क्लॉज भी थे। एवियन फीचर क्या था? बीक थी, फेदर्स थे, विंग्स थे। तो इस तरह से ये हमें पता चला कि इवोल्यूशन हुआ है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट एविडेंस क्या मिला? होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन यानी इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, एक चीज़ याद रखो, दूसरा उसका अपोजिट है, वो आपको लर्न हो जाएगी। होमोलोगस मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। तो होमोलोगस ऑर्गन सिमिलर एनाटमी बट डिफरेंट फंक्शन। सिमिलर एनाटमी है मतलब जितनी भी बोन्स हैं, जैसे ह्यूमरस है, फिर रेडियस अल्ना है, फिर कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिस, सबके अंदर हमको यही देखने को मिलेगी। सबके अंदर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिस, सबके अंदर हमें यही देखने को मिलेगा।
तो उनकी एनाटॉमी सिमिलर है, बट फंक्शन क्योंकि सबका अलग अलग है, किसी में स्विम करने के लिए, किसी में फ्लाइंग करने के लिए, किसी में होल्ड करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट एनाटॉमिकली वो सिमिलर है। सो सिमिलर एनाटॉमी बट डिफरेंट फंक्शंस, कॉमन एंसेस्ट्री, ये शो करता है कॉमन एंसेस्ट्री को। और ये डाइवर्जेंट जो है इवोल्यूशन, तो आपसे पूछा जाता है तो HD से आप इसको याद रखेंगे, HD डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। किस किस में? 4 लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता, मैन, सबके सिमिलर हैं। वर्टिब्रेट्स, हार्ट एंड ब्रेन, किसका एग्जाम्पल है? आपसे पूछा जा सकता है कि होमोलोगस है, एनालोगस है, तो होमोलोगस है। सबके हार्ट और ब्रेन का डेवलपमेंट एक ही, सबके अंदर एक ही टिश्यू है, बट फंक्शन के अकॉर्डिंग उसमें डिफरेंसेस हैं। थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड कुकरबिटा एक्सिलरी बर्ड से डेवलप हुए हैं। तो होमोलोगस में स्ट्रक्चर सिमिलर है, एनाटॉमी सिमिलर है, फंक्शन डिफरेंट है। एनालॉगस ऑर्गन के अंदर फंक्शन सिमिलर है बट एनाटॉमी सिमिलर नहीं है, सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट एनाटॉमी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो इसको आप AC से लर्न कर सकते हैं, इसको आप HD से लर्न करिए, इसको आप AC से लर्न कर सकते हैं। एनालॉगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यानी फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके अंदर चेंज सिमिलरिटी है बट एनाटॉमिकली वो डिफरेंट हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट, आइज़ ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, बर्ड जो पेंगुइन जो बर्ड है, फ्लिपर्स हैं उसके अंदर, डॉल्फिन जो मैमल्स हैं। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो दोनों ही आप सोचोगे कि ज़मीन के नीचे होते हैं, बट जो स्वीट पोटैटो है वो रूट का मॉडिफिकेशन है और पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, दोनों ही फूड स्टोरेज का काम कर रहे हैं। आई सबके अंदर है बट दोनों का देखने के लिए, बट अंदर से हम एनाटॉमी देखेंगे तो एनाटॉमी डिफरेंट है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, रिजेम्बलेंस ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियोज हैं उनमें रिजेम्बलेंस होती है। आंस हैकल ने एक लॉ दिया था अपना जिसको हम बोलते हैं बायोजेनेटिक लॉ, इसके ऊपर ही पूछा सकता है कौन सा लॉ दिया है। ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी मतलब एम्ब्रियोज अपने लाइफ हिस्ट्री में अपने एंसेस्टर की लाइफ हिस्ट्री को रिपीट करता है। इसको रिफ्यूज़ किया बेयर ने, क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे गिल स्लिट्स डेवलप होते हैं एम्ब्रियोज के अंदर, पर हमारे अंदर उनका कोई यूज़ नहीं है तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। टेल भी होती है जिसका यूज़ नहीं है तो डिज़ोल्व हो जाती है। पर बेयर ने कहा कि सारे ऑर्गन्स तो नहीं आते, सारे ऑर्गन डेवलप नहीं होते, कुछ कुछ डेवलप होते हैं बट वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, अब आता है, ये हो गए हमारे एविडेंसेस। नेचुरल सिलेक्शन, नेचर जिसको सेलेक्ट करती है, कैसे? नेचुरल सिलेक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसके ऊपर बोर्ड के अंदर डायरेक्ट 3 मार्क्स 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1850s मेलेनाइज्ड मॉथ्स, जो मोर वाइट विंग मॉथ्स ऑन ट्री, वाइट विंग मॉथ्स थे ट्री पे, देन डार्क विंग और मेलेनाइज्ड मॉथ। मेलेनाइज्ड मतलब डार्क विंग मॉथ जिसका कलर डार्क हो। क्यों थे ऐसा? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, क्योंकि पोल्यूशन नहीं था, पोल्यूशन नहीं था तो लाइकेंस जो थे वो लाइकेंस ने पूरा जो है ट्री ट्रंक को कवर कर रखा था। ट्री ट्रंक पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे जो ट्री ट्रंक है उस पे लाइकेंस ग्रो करते हैं, क्योंकि ये पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, जहाँ पोल्यूशन होता है वहाँ लाइकेंस ग्रो नहीं करते। तो ये ट्री ट्रंक पे ग्रो करते थे, तो उनके ऊपर वाइट होते हैं ये, तो वाइट पर वाइट कलर के अगर मॉथ होंगे तो इनको प्रीडेटर इनको पहचानेगा ही नहीं। पर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, जब पोल्यूशन हो गया तो वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं किए, लाइकेन ग्रो नहीं किए तो डार्क कलर के जो वाइट कलर के जो मॉथ होंगे डार्क, इसका क्या हुआ, ट्री ट्रंक का बैकग्राउंड क्या हो गया, डार्क हो गया, और उस पर वाइट कलर के मॉथ होंगे तो जल्दी से प्रीडेटर उनको देख लेंगे। तो अब किसको नेचर सेलेक्ट करेगी? जो अपने अंदर चेंज ले आएगा, यानी जो मेलेनाइज्ड हो जाएगा, जिसका कलर डार्क हो जाएगा, तो डार्क के ऊपर प्रीडेटर उसको पहचान नहीं पाएगा, और पर डार्क के ऊपर अगर वाइट होगा तो पहचान लेगा। सो बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1920s मोर डार्क विंग मॉथ्स इन द सेम एरिया, द प्रोपोर्शन वॉज रिवर्स हो गया। पहले वाइट था, लाइकेन था, तो वाइट मॉथ थे ताकि प्रीडेटर ना पहचाने। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब लाइकेन नहीं था, डार्क कलर था ट्री ट्रंक का, तो मॉथ ने भी अपने अंदर चेंज लाया, मेलेनाइज्ड मॉथ हो गई, या नेचर ने उनको सेलेक्ट किया कि वो जिंदा रहें और आगे अपनी प्रोजेनी छोड़ें, तो वो डार्क कलर के हो गए, तो वो जिंदा रहे। रीज़न, नेचर सेलेक्टेड द ट्रेट इंक्रीजिंग द सर्वाइवल रेट, नेचर जिसको सेलेक्ट करती है उसका सर्वाइविंग रेट बढ़ जाता है, रिप्रोडक्शन बढ़ेगा, वो प्रोजेनी छोड़ेगा, ठीक है, इन द गिवन एनवायरनमेंट। दिस चेंज द एलिलिक फ्रीक्वेंसी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है जिसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है, तो नेचर सेलेक्ट करती है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है, हम जिसको सेलेक्ट करें, हम जैसा चाहते हैं, अगर हम कोई प्लांट चाहते हैं उसके अंदर कोई 2 करेक्टर डालना चाहते हैं तो हम वही 2 जीन्स के करेक्टर उसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। मैन हैज़ क्रिएटेड सेवरल ब्रीड्स बाय इंटेंसिव सिलेक्शन ऑफ डिज़ायरेबल वैरायटी बाय ह्यूमन, हम लोग ब्रीडिंग जब कराते हैं तो हम चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी काऊ है जिसके जो ज़्यादा दूध देती है, ये हम बुल लेकर आए हैं जो डिसीज़ से जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम उन दोनों को कराएं ताकि हमें दोनों करेक्टर उसके अंदर मिल जाए, तो ये हम आर्टिफिशियली करा रहे हैं। अडेप्टिव रेडिएशन, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है
बोर्ड के अंदर भी, नीट के अंदर भी, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, इसकी डेफिनेशन पे भी आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जोग्राफी हैबिटेट इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। यानी मान लो यहाँ पर एक थी, कहाँ पे देखा, इसमें डार्विन जो थे, जब डार्विन गए गैलापागो आइलैंड पे, तो वहाँ पर उनको बहुत सारी बर्ड्स की, एक ही बर्ड में बहुत सारी उनको वैरायटीज़ देखने को मिली। एक्चुअली में वो सीड ईटिंग बर्ड्स थी, पर जब वहाँ पर सीड कम हो गए तो बहुत सारी बर्ड्स थी, तो कंपटीशन हुआ, तो कुछ कन्वर्ट हो गई फ्रूट ईटिंग बर्ड में, कुछ कन्वर्ट हो गई कैक्टस ईटिंग में, कुछ हो गई इंसेक्ट ईटिंग में, ऐसे करके वो सारी चेंज हो गई। यानी स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर, अभी हमने बोला लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ जोग्राफी, जैसे जैसे है वहाँ पर वो चेंजेस आ गए। यानी मेन जो थी वो सीड ईटिंग बर्ड थी, उसके बाद इतनी सारी वैरायटी उसमें डेवलप हुई, उसको नाम दिया गया डार्विन फिंचीज। So Galapagos Island, Darwin finches, Darwin found that there were many varieties of small black bird in these islands which differed mainly in the shape of beak. Beak की shape change हो गई and feeding habits. All these variety evolved from small seed eating bird. कुछ insect eating हो गई, कुछ cactus eating, कुछ food eating, starting from a point and literally radiating to other geographical region. तो ये adaptive radiation भी किसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल में डार्विन फिंचीज और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। नंबर ऑफ मार्सुपियल्स डेवलप फ्रॉम द एंसेस्टर मार्सुपियल, तो इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए किसका एग्जांपल है, ये भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर देता है। प्लेसेंटल मैमल्स भी डेवलप हो रहे थे ऑल्सो अंडर एंड द अडेप्टिव रेडिएशन एंड डेवलप इनटू डिफरेंट वैरायटीज। व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अकर इन एन एरिया एंड कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि उनका क्या हुआ, यहाँ से ये डेवलप हो रहे हैं, मान लो मार्सुपियल मोल है, कोयला है, बैंडिकोट है, यहाँ पर टाइगर कैट, बैंडेड आर्निटर, मार्सुपियल रैट, कैंगरू, ये सारे मार्सुपियल है। यानी एक ओरिजिनल से लेकर के डिफरेंट वैरायटीज़ इसकी डेवलप हो गई। जैसे यहाँ पर मार्सुपियल में मोल डेवलप हो रहा है, प्लेसेंटल में मोल डेवलप हो रहा है, ये नम बैट हो रहा है, आंट ईटर, मार्सुपियल माउस, ऐसे स्पॉटेड कैस्कस लेमर, फ्लाइंग फैलेंजर फ्लाइंग, ऐसे टस्मानियन टाइगर कैट, ऐसे टस्मानियन वॉल्फ, ऐसे मतलब ये एक साथ ही डेवलप हो रहे हैं। तो क्योंकि वहाँ पर हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है इनमें सिमिलैरिटीज़ है, बल्कि एक मार्सुपियल है, एक प्लेसेंटल है, जिसको हम क्या बोलते हैं अडेप्टिव। ये किसका एग्जाम्पल है, अडेप्टिव रेडिएशन का, और ये कौन सी है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब आता है थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, कौन कौन सी थ्योरीज दी गई एवोल्यूशन की। तो सबसे पहले लेमार्क आए, फिर डार्विन आए, फिर हुगो डे व्रिस। लेमार्क क्या था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। लेमार्क ने क्या कहा था कि थ्योरीज दी एक्वायर्ड करेक्टर की, हम जिस ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, जिसको नहीं यूज़ करेंगे वो नहीं डेवलप होगा। तो उन्होंने इसमें दिया जिराफ का, कि जिराफ पहले नीचे घास खाता था, जब घास नहीं मिली तो ऊपर पेड़ों पे घास थी, तो वो अपनी गर्दन ऊंची करने लगा, इसलिए उसकी गर्दन जो है वो लंबी हो गई और वो आगे जनरेशन में चली गई। जबकि ये एक्वायर्ड करेक्टर कभी भी पास ऑन नहीं होता नेक्स्ट जनरेशन में। कोई भी करेक्टर जब तक जीन में नहीं आता वो पास ऑन नहीं होता। गिवन बाय लेमार्क, न्यू नीड्स lead to use or disuse of organ, continuous use lead enlargement development of organ, acquired character are passed on to next generation not believed anymore। इसको नहीं माना गया कि जो acquired character है वो कभी पास ऑन नहीं होगा। इसको भी डिस्प्रूव करने के लिए एक वो भी क्या था कि चूहे की 21 जनरेशन तक पूँछ काटी गई, पर हर बार चूहा पूँछ वाला होता था, क्योंकि पूँछ काटने से तो एक्वायर्ड करेक्टर हो गया और वो फिर ट्रांसमिट होना चाहिए था, बट क्योंकि अब तक जीन में चेंज नहीं आएगा तब तक वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। नेक्स्ट डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन ने दिया, इन्फ्लुएंस बाय, ये इन्फ्लुएंस से किससे, थॉमस माल्थस से। इनहेरिटेबल वेरिएशंस विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू इंडिविजुअल्स, बेटर अडेप्टेड टू एनवायरनमेंट, विल एनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड हैव मोर प्रोजेनी। जिनके अंदर ऐसी वेरिएशन है, इनहेरिटेबल वेरिएशन, यानी अगर जीन्स के अंदर वो वेरिएशन आ जाती है तो वो आगे ट्रांसमिट होती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और नेचर उनको सेलेक्ट कर रही है, जो फिट हैं वो नेचर उनको सेलेक्ट करती है, तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी प्रोजेनी को यहाँ पे छोड़ते हैं। इसके दो की कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रांचिंग डिसेंट, ये अडेप्टिव रेडिएशन, एंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट मीन्स क्या है, एक ही वैरायटी से डिफरेंट वैरायटी डेवलप करना। ब्रांचिंग डिसेंट मीन्स अडेप्टिव रेडिएशन, और नेचुरल सिलेक्शन, नेचर जिसको सेलेक्ट करेगी, और नेचर किसको सेलेक्ट करेगी, जो अपने आप को दूसरों से अलग बनाएगा, जो फिट बनाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो डार्विनियन वेरिएशन और स्मॉल एंड, इस पे क्वेश्चन आता है। डार्विन की जो वेरिएशंस थी वो स्मॉल एंड डायरेक्शनल थी, और जो हुगो डे व्रिस है, अभी आएगा हुगो डे व्रिस के बारे में हम बात करेंगे, इसकी आपको वेरिएशन ध्यान रखनी है, स्मॉल एंड डायरेक्शनल है। और
सिमिलर रिजल्ट्स वर कंक्लूडेड बाय अल्फ्रेड वेलेस वर्किंग इन मलाय आर्किपेलागो। तो वहाँ पे वर्क कर रहे थे तो वो उनको भी सेम जो है रिजल्ट्स मिले थे। तो इनकी जो वेरिएशंस हैं वो स्मॉल और डायरेक्शनल हैं। इन्होंने म्यूटेशन के बारे में कुछ नहीं दिया था, डार्विन म्यूटेशन के बारे में कुछ भी नहीं बता पाए थे। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी? हुगो डिब्रेस ने। वर्कड ऑन इवनिंग प्रिमरोज, ये इवनिंग प्रिमरोज फ्लावर के ऊपर वर्क कर रहे थे। म्यूटेशन कॉज एवोल्यूशन, उन्होंने कहा जो सडन चेंज आ जाता है उससे एवोल्यूशन होता है क्योंकि जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, ये रैंडम एंड डायरेक्शनलेस हैं। वो क्या थे? स्मॉल थे और डायरेक्शनल थे। ये क्या है? रैंडम, ये अपने आप हो जाते हैं, और डायरेक्शन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है फिक्स कि इसी डायरेक्शन में होंगे। सॉल्टेशन, ये भी इन्होंने बताया था कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कॉजिंग स्पीसीएशन, जिससे एक नई स्पीसीज़ बनती है। एक इतना बड़ा म्यूटेशन डेवलप हो जाए जिससे एक नई स्पीसीज़ ही बन जाए। मतलब म्यूटेशन के लिए जो हुगो डिब्रेस ने दिया सॉल्टेशन, जिससे एक नई स्पीसीज़ की फॉर्मेशन होती है। इतना बड़ा म्यूटेशन आ जाए, जीन चेंज हो जाए कि एक स्पीसीज़ ही चेंज हो गई। फिर आते हैं हमारे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, छोटे छोटे न्यूमेरिकल। इन ए लार्ज randomly mating population the allelic frequency will remain constant from generation to generation in absence of disturbing factor। अगर कोई disturbing factor नहीं है तो allelic frequency constant रहती है। P + Q = 1। यहाँ पर दो जो है जीन फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। जैसे P मतलब A कैपिटल डोमिनेंट, Q मतलब स्मॉल a, दूसरी जीन की फ्रीक्वेंसी यानी एक कैपिटल है एक स्मॉल ए से नोट करें, हमेशा 1 रहेगी। P² + Q² + 2PQ = 1, यानी फैक्टर। अब क्या है इस पे छोटे न्यूमेरिकल क्या दे देते हैं, मान लो दे दिया कि एक पॉपुलेशन जो है जो डोमिनेंट है उसकी है, मान लो एक जो हमारी जीन फ्रीक्वेंसी है वो है 0.6, ठीक है। तो दूसरे की निकालनी है आपको, Q की निकालनी है। Q की कितनी होगी? तो आपको पता है 1 है, तो 0.6 को 1 में से माइनस कर दो, कितना आ गया? 0.4। तो दूसरे की हमारी आ जाएगी, दूसरे की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो 0.4 आ जाएगी। यहाँ आपको दे सकते हैं कि डोमिनेंट जो है, मान लो ये डोमिनेंट है, P वाला डोमिनेंट है, जो होमोजाइगस है, होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी आपको पता है, हेट्रोजाइगस की निकालिए। हेट्रोजाइगस कौन सा है? ये वाला। तो होमोजाइगस की 0.6 का स्क्वायर कर दो, 0.4 का स्क्वायर कर दो। अब ये 2P की निकाल दो, 2 × P कितना है? 0.6, Q कितना है? 0.4, निकाल दो, आंसर आ गया आपका कितना? 48.48। तो ये 2PQ हेट्रोजाइगस, ये आपको ध्यान रखना है, = 1। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं कि एक जो है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है तो दूसरे की क्या होगी, या डोमिनेंट की इतनी है तो या होमोजाइगस की इतनी है तो रेसेसिव की कितनी होगी, ये डोमिनेंट, रेसेसिव, या हेट्रोजाइगस की कितनी होगी, होमोजाइगस की है तो हेट्रोजाइगस की कितनी होगी, ऐसे आ सकते हैं। सो फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, इस इक्वेशन को कौन चेंज कर सकता है? 5 फैक्टर्स हैं। पहला जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन मतलब एक पॉपुलेशन यहाँ पर ये वाली थी पॉपुलेशन A, यहाँ से कोई चली जाए दूसरी जगह, यहाँ पे पॉपुलेशन B, ये थी पॉपुलेशन B, तो यहाँ पर ये वाली पॉपुलेशन थी प्लस वाली, यहाँ से कोई आ जाए, मान लो ये गाज़ियाबाद है, ये दिल्ली है, दिल्ली से कोई लोग आजकल क्या हो रहा है, गाज़ियाबाद शिफ्ट हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन भी यहाँ से इमिग्रेशन हो रहा है, यहाँ से जा रही है, यहाँ पहुँच गई है, तो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट जो था चेंज हो जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट बाय चांस रैंडम चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन, समटाइम द चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट in the new sample of population that they become a different species, the original drifted population become founder and this is called the founder effect। यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट में सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, कुछ भी चेंज आ गया एकदम से रैंडमली, पता ही नहीं चला, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, और ये स्मॉल पॉपुलेशन में हमको दिखाई देती है। और जैसे ही वो सडन चेंज आया, यहाँ नेचर ने उसको ऐसा सिलेक्ट कर दिया कि उसके अंदर ऐसी अडेप्टेबिलिटी आ गई कि वो उसको कुछ इफेक्ट नहीं होता, वो हर चीज़ को मतलब सह लेता है, तो वो क्या बन गया? फाउंडर। अब उससे जो नई जनरेशन आएगी, क्योंकि वो उसने ऐसी वेरिएशन डेवलप की जो उसके मान लो जीन में आ गई, तो उससे आगे जो नई जनरेशन आएगी उसके अंदर भी वो जाएगा, तो वो बन गया फाउंडर और वो आगे पास ऑन होगी। नेक्स्ट म्यूटेशन, म्यूटेशन से भी चेंज आ सकता है इन इक्वेशन के अंदर। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं म्यूसिस के टाइम पर नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, उससे भी जो ये है इसकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं। नेचुरल सिलेक्शन, नेचर जिसको सेलेक्ट करेगी नेचुरली है कि उसके अंदर चेंजेस आएंगे ही, हर एक को सेलेक्ट नहीं करती, कुछ को सेलेक्ट करेगी जो अपने अंदर चेंज लाएगा, या नेचर जिसको सेलेक्ट करना चाहेगी जो फिट होगा, बाकी को वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मान लो बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़िंदा रहता है,
तो वो उसको नेचर ने सेलेक्ट किया तो वो आगे रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी प्रोजेनी छोड़ेगा। जो नहीं जिंदा रह पाएगा वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी प्रोजेनी भी नहीं रहेगी। अब यहाँ पर 3 आपको ग्राफ दिए हुए हैं, ये ग्राफ को देके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप के ग्राफ हैं। एक है स्टेबलाइजिंग, यानी मीन करेक्टर को हमने सेलेक्ट कर लिया। मीन करेक्टर मान लो हम एज की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर हमें जो लोग देखने को मिलते हैं वो 5 फीट से लेकर 6 फीट तक बीच में देखने को मिलते हैं। 4 फीट और 7 फीट वाले नहीं दिखते हमको ज़्यादा, हमें 5 से लेकर 6, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6 यही देखने को मिलते हैं। तो ये हमने मीन करेक्टर को सेलेक्ट कर लिया। डायरेक्शनल मतलब किसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। एक्सट्रीम करेक्टर को हम सेलेक्ट कर लें तो वहाँ वो एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लो मेलेनिक मौत है, अब जहाँ पर मेलेनाइज मौत जो थे उसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया तो हमारी डायरेक्शन उसकी तरफ शिफ्ट हो गई, जो वाइट मौत थे वो ख़त्म हो गए। यहाँ पर हम अगर दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, दो करेक्टर को सेलेक्ट कर लेंगे, 2 एज ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे या 2 करेक्टर को सेलेक्ट कर लेंगे तो वो हमारा डिस्ट्रप्टिव ग्राफ आता है। नेक्स्ट आता है ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। 2000 माया यानी मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड। 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। ये सारा डाटा एक साथ मैंने लिख के बता दिया आपको। 320 मिलियन ईयर्स अगो सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड। 350 मिलियन ईयर्स अगो जॉलेस फिश इवॉल्व, जॉलेस में जो साइक्लोस्टोमेटा है। 350 मिलियन ईयर्स अगो फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड। 1938 फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका, सीलोकैंथ। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जिसको लो फिन फिश कहते हैं। ये एंसेस्टर है एम्फीबियंस के, वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, पहले माना जाता तो वो एक्सटिंक्ट हो गए। इवॉल्व इनटू फर्स्ट एम्फीबियन, और एम्फीबियंस फर्स्ट एम्फीबियंस ये एंसेस्टर है एम्फीबियंस के, सीलोकैंथ, लो फिन्स। और एम्फीबियंस से क्या बने हैं आगे, रेप्टाइल्स। 200 मिलियन ईयर अगो रेप्टाइल्स डोमिनेटेड ऑन अर्थ। 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स आर डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ। 15 मिलियन ईयर अगो एंसेस्टर ऑफ मैन अपीयर्ड। ठीक है, अब आ गया एवोल्यूशन ऑफ मैन। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मैन 15 मिलियन ईयर्स अगो ड्रायोपिथेकस, जो कि सबसे पहले आए ड्रायोपिथेकस, जो मोर एप लाइक थे। रामापिथेकस मोर मैन लाइक एग्जिस्टेड। 3-4 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नॉट टॉलर देन 4 फीट, 4 फीट से ज़्यादा बड़े नहीं थे, बट वॉक अपराइट, सीधे चलते थे। हंटेड विद स्टोन वेपन्स, एसेंशली एट फ्रूट, ज़्यादातर फ्रूट खाते थे बट हंट करते थे स्टोन से। लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 500 सीसी थी। क्रेनियल कैपेसिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आए होमो हैबिल्स, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 सीसी थी। प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, जो मीट नहीं खाते थे। 1.5 मिलियन ईयर्स अगो होमो इरेक्टस आए। फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा में मिले इनके फॉसिल 1891 में। ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी थी। प्रोबेबली एट मीट, जो मीट खाते थे। उसके बाद आए निएंडरथल, ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी। लिव नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर्स अगो। इसका ट्रिक भी मैं अभी आपको बताऊंगी लास्ट में। यूज्ड हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने हाइट्स करते थे ये। बरीड देयर डेड, अपने डेड को जलाते थे, बरी करते थे। हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, अपनी बॉडी को छुपा देते थे प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद आए होमो सैपियंस कब, 70,000 to 10,000 ईयर अगो होमो सैपियंस अरोज। प्री हिस्ट्रिक केव आर डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर्स अगो, और एग्रीकल्चर आया 10,000 ईयर अगो बैक, एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। अब इसकी ट्रिक क्या है कि पहले कौन आया कौन सा आया, उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। डॉक्टर ए हैंस। डी फॉर ड्रायोपिथेकस, आर फॉर रामापिथेकस, ए फॉर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, एच फॉर होमो हैबिल्स। मैंने लास्ट वाला लिया है, होमो तो सभी के साथ हैं तो हैबिल्स। ई फॉर इरेक्टस, एन फॉर निएंडरथल, और एस फॉर सैपियंस। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में है। डी फॉर डायोपिथेकस, आर फॉर रामापिथेकस, ए फॉर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, हैबिल्स, इरेक्टस, निएंडरथल, सैपियंस। होमो आगे लगाना है और बस आपको ये याद हो गया। अब आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया इवोल्यूशन का, बस हाफ एन आवर के अंदर पूरा चैप्टर ख़त्म। सो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।